Hello dear students, welcome to the next video of the series. So in this series we are learning the topic force. So basically we have already done 2 videos on this topic. Previous videos में हमने force क्या होता है and उनके types हम कौन से basis पे उनको categorize कर सकते हैं वो देख लिया हमने. So क्या क्या देखा हमने force में. सबसे पहले हमने define कर लिया force को. क्या होता है force? Force is nothing but the push or pull which is exerted on any object. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश एक्सर्ट करेंगे या पुल एक्सर्ट करेंगे तो दैट पुश और पुल इज बेसिकली कॉल्ड एज फोर्स. तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए एक लिटरल टच की ज़रूरत होती है. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा वो. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी मसल्स यूज करके कोई फोर्स अप्लाई करना है किसी ऑब्जेक्ट पे तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा. ओके, बट सर्टन फोर्सेस आर देयर विच डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट. जैसे ऐसे फोर्स है जिनको कांटेक्ट की जरूरत होती है एंड कुछ ऐसे फोर्सेस भी है जिनको एग्जर्ट होने के लिए या अप्लाई होने के लिए कोई भी कांटेक्ट की जरूरत वहां पे नहीं होती है. तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर फोर्सेस आर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस आर नथिंग बट the forces which require a contact to get applied. ऐसे फोर्सेस जिनको कांटेक्ट की जरूरत है एग्जर्ट होने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको क्या बोलेंगे हम? कांटेक्ट फोर्सेस. एंड ऐसे फोर्सेस जिनको किसी भी कांटेक्ट की जरूरत वहां पे नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. तो यहाँ पे पहले हम टॉपिक का नाम डाल देंगे ऊपर, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ. तो देखिए, कांटेक्ट फोर्सेस में हमने 3 देख लिए थे यहाँ पे. फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड वन मैकेनिकल फोर्स. ओके, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स, ये 3 देख लिए थे हमने. उसमें से इसका डिटेल में स्टडी कर लिया था हमने मस्कुलर फोर्स का. ओके, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय बॉडी मसल्स. अगर कोई भी फोर्स हम बॉडी मसल्स का यूज करके अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सपोज लिख रही हूँ तो मेरे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो बेसिकली आई एम यूजिंग हैंड मसल्स, मसल्स ऑफ माई हैंड. मेरे हाथ के जो मसल्स है मैं उनका यूज कर रही हूँ फॉर द राइटिंग पर्पज. तो इन दिस वे ऐसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे हम हमारी बॉडी मसल्स यूज करके फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. ओके, मस्कुलर फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मसल्स. तो हमने प्रीवियसली जो प्रीवियस वीडियो देखा था वहां पे मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था. आपको 10 एग्जाम्पल्स लिखने थे जहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं. 10 ऐसे काम लिखने थे जहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो आई होप आपने वो होमवर्क पूरा कर लिया होगा. तो देखिए, तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स. सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्सेस जिसका इस्तेमाल हम बहुत सी डिफरेंट मशीन्स में भी करते हैं. इवन जो हमारे व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स में भी हम वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का यूज करते हैं. वो उसको देखेंगे अभी डिटेल में हम. सो यू कैन पुट द हेडिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, पुट द हेडिंग. ओके, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स ही होता है. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ठंडी की मौसम अगर है या वहाँ पे ठंड चल रही है दिवाली के मौसम में, आपको पता है फिर हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? वी सिंपली रब आवर हैंड्स. हम ऐसे ऐसे रब करते हैं अब हमारे हाथ. क्यों रब करते हैं? टू क्रिएट हीट. ओके, तो ये जो रबिंग जो कर रहे हैं हम, तो वो रबिंग क्या करती है? दैट रबिंग रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
and eventually that frictional force exerts what? Heat. वो वहाँ पे heat create करेगा. So this rubbing is nothing but friction. ये जो rubbing होगा two surfaces में, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन. देखिए फ्रिक्शन क्यों होता है वो देख लेंगे हम. सपोज अभी ये मेरे सामने ये बोर्ड है, ओके, तो इस बोर्ड को अगर हम टच करेंगे तो वी कैन फील इट्स स्मूथनेस, वो स्मूथनेस फील होगी. बट अगर मैं यहाँ पे नीचे वॉल पे अगर टच करूंगी तो क्या वो स्मूथनेस फील होगा? नहीं होगा. इससे हम क्या बोल सकते हैं? देयर आर सम सर्फेसेस विच आर स्मूथ एंड देयर आर सम सर्फेसेस विच आर रफ. ऐसे कुछ सरफेसेस है जो स्मूथ होते हैं, लाइक दिस बोर्ड और मिरर. अगर आपने कभी मिरर को टच किया होगा तो आपको पता होगा मिरर्स आर ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड देयर आर सम फोर्सेस विच आर रफ. ऐसे कुछ फोर्सेस है जो स्मूथ है एंड ऐसे कुछ सरफेसेस है जो रफ है. ओके, सो अगर हम सपोज में मेरा हाथ अगर इस बोर्ड पे से मैं ऐसे घुमाऊंगी, ओके, तो वहां पे फ्रिक्शन उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, उतना ज्यादा रबिंग हम फील नहीं कर पाएंगे वहां पे. ओके, बट अगर मैं यही हाथ अगर वॉल के ऊपर से अगर मूव कराती हूँ तो मुझे वहां पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन फील होगा वहां पे. तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है? फ्रिक्शन इज नथिंग बट रबिंग. अगर कोई भी दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ अगर रब करेंगे तो दैट रबिंग इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन and that friction is nothing but a frictional force, means the force created by any two rubbing surfaces. ये भी देखो, अगर मुझे फ्रिक्शन क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस सरफेस के साथ दूसरा सरफेस रब करना पड़ेगा. अगर रब करना है मतलब क्या करना है? मुझे वहां पे उन दोनों को पहले टच करना पड़ेगा. देखिए विदाउट टचिंग क्या हम रब कर पाएंगे? देखिए अभी मैं टच नहीं कर रही हूँ दोनों हाथ, तो क्या अब रब हो रहा है वहां पे? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है वहां पे? नहीं. फ्रिक्शनल फोर्स तभी क्रिएट होगा जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे से मूव करेगा, मीन्स वहां पे रबिंग तभी क्रिएट होगा. विदाउट कांटेक्ट कभी भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो सकता. ओके, देखिए फिर सपोज ये ग्राउंड सरफेस है एंड इसके ऊपर मैंने एक वुड का बॉक्स रखा है. ओके, तो देखिए ये ग्राउंड सरफेस जैसे स्मूथ हमने ड्रॉ किया है, क्या वैसे स्मूथ होगा? वो नहीं होगा. ये कैसे होगा? अगर हम इसको ठीक से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, एकदम प्लेन सरफेस होगा वहां पे ग्राउंड का? नहीं होगा. तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर और रफ सरफेस. इरेगुलर और रफ सरफेस. एंड ये जो ऊपर नीचे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम इरेगुलरिटी, क्योंकि वहां पे कोई भी रेगुलरनेस नहीं है. तो देखिए अगर मैं इस वुड के ब्लॉक को यहां से अगर मूव करूंगी तो क्या होगा? ये वुड के ब्लॉक में भी नीचे ऐसे ही होगा. अगर वुड का ब्लॉक भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली प्लेन होगा क्या? नहीं होगा. वो भी ऐसे इरेगुलर ही होगा. देखिए देयर इज नो परफेक्ट प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन जिसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. इवन मिरर भी स्मूथेस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं मिरर को, फिर भी उसमें भी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज वहां पे हो सकती है. ओके, तो देखिए अगर मैं ये वुड के ब्लॉक को यहां से स्लाइड करूंगी तो क्या होगा? ये वुड का सरफेस एंड ये ग्राउंड का सरफेस एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे. उसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग. एंड दिस इंटरलॉकिंग क्रिएट्स फ्रिक्शन. ये जो दो सरफेसेस में इंटरलॉकिंग जो हो रही है उसी इंटरलॉकिंग को क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शन और रबिंग. ओके, सो द बेसिक कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटीज. अगर दो सरफेसेस है तो दो सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज होगी वो इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी एक दूसरे के साथ एंड दैट इंटरलॉकिंग कॉजेस फ्रिक्शन. वो इंटरलॉकिंग की वजह से ही क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो पहले डिफाइन कर लेंगे. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फ्रिक्शन के बारे में जो आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है. देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे स्मूथ एंड रफ सरफेस को तो स्मूथ कैसे होगा? देखिए ये हो गया स्मूथ. देखिए मैंने इसको परफेक्ट स्मूथ ड्रॉ नहीं किया है, क्यों?
देर इज नो परफेक्ट स्मूथ विच एग्जिस्ट। एंड रफ देखिए कैसे होगा, देखिए स्मूथ में क्या होगा, देर आर लेस इरेगुलरिटीज। ये जो ऊपर नीचे दिख रहा है ना अनइवननेस, इसको अनइवननेस भी बोल सकते हैं हम, अनइवन जो सरफेस है। यहाँ पे देखिए देयर आर मोर इरेगुलरिटी। सपोज मैं सेम ऑब्जेक्ट मूव करूंगी यहां से भी एंड यहां से भी, तो इंटरलॉक उसको रोकने वाले ज्यादा कहाँ पे है, इरेगुलरिटीज यहाँ पे है, किसमें, रफ सरफेस में। देयरफॉर हियर देयर विल बी मोर फ्रिक्शन। आप करके देख सकते हो, आपके घर पे मिरर होगा, मिरर के ऊपर हाथ मूव करके देखिए, फ्रिक्शन फील होगा आपको, बट उतना ज्यादा फील नहीं होगा। एंड आप वो सेम हाथ अभी वॉल पे से मूव कराइए आप, तो देखिए वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, ऐसा क्यों, सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम, सरफेस जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अभी आपने बहुत सी बार देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, या पर्सनली आपके साथ बहुत सी बार हुआ भी होगा। वैसे सपोज आपके घर पे फर्श पे अगर केले का छिलका अगर पड़ा हुआ है, एंड अगर हम गलती से उसके ऊपर अगर पैर रख देते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, वहां पे गिर जाते हैं नीचे। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही लेस हो गया। क्यों, केले के छिलका जो होता है उसका इनर पार्ट अगर आपने देखा होगा तो इट इज वेरी वेरी स्मूथ एंड स्टिकी, उसकी वजह से क्या होता है, इरेगुलरिटीज वहां पे कवर हो जाती है, इसलिए इंटरलॉकिंग नहीं होता, एंड इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, एंड हम पैर फिसल के वहां पे गिर जाते हैं। ओके, इवन अभी आपके घर पे अगर फर्श पे पानी अगर गिरा हुआ है या अगर ऑयल अगर गिरा हुआ है तो आप वहां पे भी गिर जाते हो। क्यों, कैसे होता है, देखिए सपोज अभी ये जो सरफेस है, सपोज ये है मेरे घर पे फ्लोरिंग का सरफेस, इसके ऊपर अगर पानी गिर गया है तो वो पानी क्या करेगा, ये जो पूरी इरेगुलरिटीज है उनको कवर कर देगा। सरफेस वहां पे क्या होगा, आप स्मूथ हो गया सरफेस, उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, एंड बहुत कम फ्रिक्शन भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, एंड वहां पे हम गिर जाते हैं। ओके, सो मीन्स इतना ही आपको ध्यान में रखना है, सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ही कम, एंड सरफेस जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा। तो अभी आप सोच सकते हो कि आप सोच रहे होंगे तो सिर्फ फ्रिक्शन यूजफुल है या हार्मफुल है। ओके, तो ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ पे। तो कुछ केसेस में फ्रिक्शन यूजफुल होता है, एंड कुछ केसेस में फ्रिक्शन बहुत ही हार्मफुल या यूजलेस भी होता है, या हमारे लिए वो बहुत नुकसान भी क्रिएट कर सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आपके पुराने शूज अगर है तो वो शूज नीचे से घिस जाते, पूरे पूरे के पूरे नीचे से खराब हो जाते, या उसमें होल्स भी आ जाते। क्यों, ड्यू टू दिस रबिंग, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपके शू का सरफेस एंड रोड का सरफेस एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली रब करेंगे, जिसकी वजह से आपके शूज वहां पे घिस जाएंगे, नीचे से खराब हो जाएंगे। ओके, सो इस केस में क्या है, फ्रिक्शन यहाँ पे हार्मफुल हो गया। बट देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो था वहां पे एक एग्जांपल दिया था, देखिए ये टायर व्हीकल का कौन से भी, ओके, तो यहाँ पे रबर पैड्स होते हैं, वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। देखिए इस तरीके के रबर पैड्स होते हैं वहां पे। आप आपकी साइकिल हो अभी घर पे तो आप जाके देख भी सकते हो वीडियो खत्म होने के बाद। ये उधर से एक होता है, हमारा जो टायर होता है वो रबर की लेयर के नीचे एक और आयरन का या स्टील का रिम होता है, वो रिम के ऊपर ये रबर पैड्स अंदर से होते हैं, एंड इस रबर पैड से निकलते हुए एक वायर हमारे हैंडल में होता है। पीछे वाले टायर का लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हैंडल में, एंड आगे वाले टायर का राइट हैंडल में होता है, राइट साइड के हैंड में। तो देखिए जब हम वो ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा, ये रबर पैड्स वो जो आयरन रिम होता है टायर के नीचे का उसके साथ बहुत ज्यादा रब करते हैं रबर पैड्स, तो उसकी वजह से होगा क्या, वहां पे बहुत सारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड वो फ्रिक्शन की वजह से ये टायर जो है वो धीरे धीरे उसकी मोशन की स्पीड कम करते करते जाएगा, एंड इवेंचुअली वो मूव करना बंद कर देगा।
मीन्स फ्रिक्शन का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, जिसका यूज हम व्हीकल्स में करते हैं। अब ये है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बाइसिकल के केस में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स एंड बिग व्हीकल्स, तो उस केस में भी हम फ्रिक्शन ही यूज करते हैं वहां पे, बट वहां पे थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा एडवांस सिस्टम होता है, डिफरेंस इतना ही है। बट दोनों केसेस में वी यूज फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप दैट व्हीकल। मीन्स कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमको चाहिए होता है एंड कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमको नहीं चाहिए होता है। ओके, तो वो भी देखेंगे हम, अभी लिख लेंगे हम इसके बारे में। पहले डिफाइन कर लेंगे हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को। द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू rubbing of two surfaces is called as frictional force। देखिए, the force created due to rubbing of two surfaces is called as frictional force। मीन्स जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उस रबिंग की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, देखिए इसका कॉज भी लिख लेंगे हम। When two surfaces rub against each other, मीन्स अगर दो सरफेसेस रब करेंगे तो क्या होगा, देन देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन irregularities of those surfaces। This interlocking causes friction। तो देखिए फ्रिक्शन का मेन कॉज क्या है, जो इंटरलॉकिंग होगा, किसमें इंटरलॉकिंग, बिटवीन टू सरफेसेस, जो भी टू सरफेसेस में जो भी इरेगुलरिटीज है उनका अनइवननेस जो है, उस अनइवननेस में जो भी इंटरलॉकिंग होगा, दैट इंटरलॉकिंग कॉजेस फ्रिक्शन। ओके, लिख लेंगे आगे के पॉइंट्स हम, तब तक आपको ये लिख के लेना है। ओके, ये वाइप आउट करके यहीं पे लिख लूंगी मैं आगे का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको भी लिख के लेना है ये। There is less amount of friction in case of smooth surfaces। अभी स्मूथ सरफेस क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर, या फिर सिर्फ मिरर भी लिख सकते हो आप। मीन्स अगर रबिंग जो सरफेस एक दूसरे के साथ कर रहे हो, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। या फिर प्लेन मिरर है, बनाना पील है,
या फिर हम वहाँ पे बोल सकते हैं ऑयल्ड फ्लोर है, ETC। इन केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शन का अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीज सरफेसेस आर वेरी स्मूथ। तो यहाँ पे हम लेस को एंड स्मूथ को अंडरलाइन कर लेंगे। आपको ये सब लिख के लेना है, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखने हैं, आपको जो भी मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ वो सारी चीजें आपके नोटबुक्स में नोट करके लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज more amount of friction in case of rough surfaces। देखिए यहाँ पे मोर और रफ को अंडरलाइन कर लेंगे हम। एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे हम। एग्जाम्पल्स क्या होंगे अभी, ग्राउंड, वॉल या वुडन सरफेस, ETC। मीन्स देखिए स्मूथ में क्या लिखा हमने, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्मूथ सरफेसेस में प्लेन मिरर आएगा, बनाना पील मतलब केले का छिलका आएगा, या अगर फर्श के ऊपर तेल गिरा हुआ है तो वो भी स्मूथ सरफेस होगा एंड वहां पे फ्रिक्शन का अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, वॉल है, या कोई भी लकड़ी का अगर सरफेस है तो दैट सरफेसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू रफ सरफेस। तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन is sometimes very useful and sometimes it is useless as well as harmful। मीन्स ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत हमें होती है एंड कुछ ऐसे केसेस भी है जहाँ पे फ्रिक्शन की कोई भी जरूरत हमें नहीं होती है। ओके, तो देखिए एग्जांपल्स लिख लेंगे इसके भी। यूजफुल के एग्जांपल देखिए, क्यों यूजफुल होगा फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन मतलब ही फ्रिक्शनल फोर्स, हर बार उसके सामने फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, यूजफुल, फ्रिक्शनल फोर्स is used in brake system of bicycles and vehicles। मीन्स अगर हम किसी भी व्हीकल को स्टॉप करना चाहते हैं तो व्हेन वी अप्लाई ए ब्रेक, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करते ही रबर पैड्स विल स्टार्ट टू रब अगेंस्ट द टायर एंड दैट रबिंग विल कॉजेस स्टॉपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। मीन्स क्या होगा, वहां पे जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस कोई भी व्हीकल का, तो वहां पे रबर पैड्स टायर के साथ रब होना स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से उस टायर की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड इवेंचुअली वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, जो पर्टिकुलर व्हीकल जो है वो। ओके, अभी यूजलेस का एग्जांपल लिख लेंगे हम यहाँ पे। यूजलेस या जिसको हार्मफुल भी बोल सकते हैं हम। देखिए आवर शूज वियर एंड टियर मीन्स फट जाते हैं हमारे जो शूज है, शूज हो या हमारे व्हीकल्स के टायर हो, वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगे, फट जाएंगे। एंड समर में बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि फ्रिक्शन की वजह से टायर इतना गर्म हो जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है टायर, वो भी आपने बहुत सी बार देखा होगा। स्पेशली ये तब होता है जब हम
हवा बहुत टाइटली फिलअप करते हैं इन दैट वायर, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से बहुत गर्म होगा वो और फूट जाएगा। आवर शूज वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज किया हमने टू स्टॉप द व्हीकल। जो भी बाइसिकल हो या जो भी व्हीकल हो उसकी ब्रेक सिस्टम में भी हम फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे शूज या हमारे बाइसिकल के टायर्स या जो भी है वो फ्रिक्शन की वजह से खराब भी हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन जो होती है, फॉर एग्जांपल जो भी फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ की जो मशीन होती है दैट मशीन कंसिस्ट ऑफ मूवेबल पार्ट्स। तो बहुत सी बार क्या होता है, वो मूवेबल पार्ट्स की वजह से वो फ्रिक्शन हो के वो मशीन भी इफिशियंसी उसकी कम कर देती है। मीन्स जिस तरीके से वो नई मशीन काम करती है सेम उसी तरीके से पुरानी मशीन काम नहीं कर पाती। ओके, तो यहाँ पे ये भी हम नोट लिख लेंगे। हम फ्रिक्शन को हमारे तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपको पता होगा, आपने आपके टायर में बॉल बियरिंग्स देखे होंगे। देखिए ऐसे होते हैं, एक अंदर एक रिंग होती है, उसके ऊपर से दूसरी एक रिंग होती है एंड अंदर स्टील के बॉल होते हैं छोटे छोटे। तो बॉल बेरिंग्स क्यों यूज करते हैं हम कोई भी मूवेबल मशीन में? सिर्फ व्हीकल्स में नहीं, बॉल बेरिंग हमारे इवन फैंस में भी होते हैं। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा फैन रिपेयर करते हुए, तो आपने देखा होगा दैट फैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो देखिए वहां पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये बॉल बियरिंग्स अगर नहीं होते, ये एक रिंग डायरेक्टली अगर दूसरे के ऊपर रब करेगी तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पे क्या करेंगे, ये बॉल बियरिंग्स इंसर्ट करके फ्रिक्शन को कम कर देंगे। मीन्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आपने बहुत सी बार देखा होगा, आपके जो साइकिल होती है वहां पे आप ऑयलिंग करते हो, जो चेन जो होती है वहां पे, तो क्यों ऑयलिंग करते हो आप? टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं व्हीकल्स में। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे नोट लिख लेंगे हम, या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे ऐसे, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन according to our need. Example, using ball bearings and oil in vehicles and machines. इससे क्या होगा, अगर हम मशीन में बॉल बियरिंग और ऑयल अगर यूज करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन का अमाउंट कम हो जाएगा। सो इफ वी यूज बॉल बियरिंग्स एंड ऑयल इन व्हीकल्स एंड मशीन टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज करना या कम करना, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। रिड्यूस का देख लिया हमने। अभी आपने अगर कभी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा, ट्रेन का छोड़ो, आपके बाथरूम के टाइल्स देखिए आप, जो नीचे के जो टाइल्स होते हैं वो स्मूथ नहीं होते। हमारे पूरे घर के टाइल्स अलग तरीके के होते हैं एंड बाथरूम के टाइल्स स्पेसिफिकली अलग तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा इस काइंड का अगर टाइल हो तो उस पे ऐसे डिजाइन होते, देखिए, जो कि रेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये टाइल जो है वो स्मूथ नहीं रहती, डॉट जो है वो थोड़े से रेस्ड होते हैं। तो उससे क्या होगा, दिस टाइल बिकम्स रफ। रफ की वजह से वहां पे फ्रिक्शन बढ़ेगा एंड हम वहां पे फिसल के नहीं गिरेंगे। अगर हम हमारे घर पे जैसी टाइल्स है अगर वैसे बाथरूम में लगाएंगे तो जब हम नहा के निकलेंगे तो हमारे पैर गीले होंगे, तो हम वहां पे डेफिनेटली फिसल के गिर सकते हैं। टू रिड्यूस दैट, टू अवॉइड दैट, हम वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये टाइल्स रफ यूज करते हैं सो दैट फ्रिक्शन का अमाउंट बढ़ेगा एंड हम वहां पे नहीं गिरेंगे। तो इट्स आवर नीड, हमारी जरूरत पे डिपेंड करता है
अभी व्हीकल के केस में हमने फ्रिक्शन को कम किया, बट इन दिस केस वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। एंड इस सेम तरीके की टाइल्स हम यूज करते हैं रेलवेज के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे ऐसी टाइल्स यूज करते हैं हम, सो दैट जब रश भी अगर होगी तो जो भी चल रहे पैसेंजर्स जो चल रहे हैं वहाँ पे, तो उनके पैरों को इनफ ग्रिप मिलेगी वहाँ पे, सो दैट वो गिरेंगे नहीं वो कम फ्रिक्शन की वजह से। तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इवन अगर आपने स्पोर्ट्समैन के अगर शूज भी अगर देखे होंगे, सपोज ये ऐसा शू है, तो शूज के नीचे ना स्पाइक्स होते हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर इवन क्रिकेटर भी अगर होंगे तो ये स्पाइक्स क्यों होते हैं शूज के नीचे? फ्रिक्शन को इंक्रीज करके एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रिप मिलेगी उनको, अगर ग्रिप नहीं मिलेंगी तो फिसल के वहां पे गिर सकते हैं। ओके, तो ये भी एग्जांपल लिख लेंगे हम इंक्रीज का। डिक्रीज का एक हो गया, इंक्रीज का लिख लेंगे यूजिंग रफ टाइल्स इन bathrooms, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म लिखेंगे सिर्फ हमको, एंड यूजिंग स्पाइक्स इन शूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। मीन्स दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर नीड। अगर हमको फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, एंड अगर फ्रिक्शन कम चाहिए तो हम वहाँ पे फ्रिक्शन कम भी कर सकते हैं। तो यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, so this is about frictional force। तो आपको होमवर्क भी मिलेगा यहाँ पे एक, होमवर्क राइट 5 activities in which we use फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे 5 एक्टिविटीज लिखने हैं हमको जहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज करते हैं। एक बताती हूँ मैं आपको, माचिस होता है हमारे पास, तो जब हम माचिस की वो स्टिक निकाल के जब रब करके फायर वहाँ पे जनरेट करेंगे, तो जब हम वहाँ पे रब कर रहे हैं मतलब वहाँ पे वी आर यूजिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, आपको बाकी के 4 लिखने हैं वहाँ पे। यू कैन नोट डाउन द होमवर्क। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिकल फोर्स। देखिए, दिस इज द लास्ट कॉन्टैक्ट फोर्स वी हैव स्टडीड, मस्कुलर फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी मशीन अगर फोर्स अप्लाई कर रही है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास अगर फैन है, कूलर है, या फ्रिज है, या व्हीकल्स है, सिविंग मशीन है, तो ये सारे क्या है मेरे पास? मशीन है। देखिए फैन एक मशीन है, कूलर भी एक मशीन है, फ्रिज भी एक मशीन है, व्हीकल्स भी एक मशीन है, एंड सेविंग मशीन तो एक मशीन है ही। तो जब भी ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो अप्लायंसेस है, जब वो काम करेंगे, तब काम करते समय जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। मतलब अगर किसी भी टाइप की अगर मशीन फोर्स अप्लाई कर रही खुद के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, अभी देखिए आपके यहाँ पे फैन चालू होगा, तो वो जो फैन एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल का मतलब ही होता है कि मशीन्स। तो
the force which is applied by machines. So whatever kind of machine that is, so that is called as mechanical force. देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका. सपोज मेरे पास एक फैन है, तो क्या होगा, जब तक इसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो फैन वहां पे मूव नहीं करेगा. देखिए अगर मैंने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो दिस फैन विल स्टार्ट टू मूव. वो खुद के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करते जाएगा कंटिन्यूअसली, एंड दैट फोर्स जिसकी वजह से वो फैन मूव कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल फोर्स. मीन्स मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन. फिर वो बाइसिकल हो, कार हो, ट्रक हो, फैन हो, कूलर हो, वॉट एवर दैट इज, अगर कोई भी मशीन फोर्स अप्लाई करेगी तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल फोर्स. ओके, तो लिख लेंगे हम. द फोर्स applied by machines is called as मैकेनिकल फोर्स. तो मैकेनिकल को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे. तो वहां पे कोई मैटर नहीं करेगा कि अगर मशीन छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, नहीं. अगर वो ऑब्जेक्ट एक मशीन है एंड इफ इट इज moving or it is applying some force, so that force is definitely called as mechanical force. Okay, यहाँ पे वो भी नोट लिख लेंगे हम. Size of the machine doesn't matter if that machine is applying some force then that force is mechanical force. So इसका मतलब ये नहीं है कि अगर छोटी मशीन है तो वो दूसरे टाइप का फोर्स अप्लाई करेगी, बड़ी मशीन है तो वो डिफरेंट टाइप का फोर्स अप्लाई करेगी. नहीं, मशीन छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो मशीन है तो जो भी फोर्स वो अप्लाई करेगी दैट इज मैकेनिकल फोर्स. ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेंगे हम इसके. ये लिख लो पहले आप. देखिए एग्जांपल. फोर्स अप्लाइड बाय fans and coolers to move its blades. ये हो गया एक एग्जांपल इसका. दूसरा एग्जांपल देखिए. फोर्स अप्लाइड बाय माइक्रोवेव ओवन टू कुक फूड. ये भी एक तरीके का फोर्स हो गया. नेक्स्ट देखिए. फोर्स अप्लाइड बाय bicycles and vehicles. Force applied by bicycle and vehicles to move from one point
to another point. ओके अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होते हैं हमने देखा था वो प्रीवियस टॉपिक में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी जो फोर्स अप्लाई करेंगे टू मेजर वेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल फोर्स, वो भी लिख लेंगे हम। द फोर्स अप्लाइड बाय weighing machines to calculate mass of the object। अगर वेइंग मशीन है एंड अगर हमको उस वेइंग मशीन का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर फाइंड आउट करना है, तो वेइंग मशीन जो फोर्स अप्लाई करेगी ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट इट्स मास, दैट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल फोर्स। ओके उसके बाद देखिए द फोर्स अप्लाइड बाय machines in factories and industries। मीन्स फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में जो हम बड़ी बड़ी ह्यूज मशीन जो यूज करते हैं, तो वो मशीन्स भी जो फोर्स अप्लाई करेंगी टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर टास्क, सो दैट फोर्स इज ऑल्सो ए मैकेनिकल फोर्स। मीन्स अगर कोई भी अगर मशीन फोर्स अप्लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे हम तो आपको और क्लियर हो जाएगा वो। 6th, द फोर्स अप्लाइड बाय sieving machines to sieve the clothes। मीन्स कपड़े सिलने के लिए सीविंग मशीन जो फोर्स अप्लाई करेगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक मैकेनिकल फोर्स। ओके तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा कि मैकेनिकल फोर्स क्या होता है एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी देख लिए। एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो डेली लाइफ में जो यूज है हमारे डेली लाइफ में, हम हमारे तरीके से उसको घटा भी सकते हैं एंड बढ़ा भी सकते हैं, तो वो फैक्टर्स भी हमने देख लिए। आपको होमवर्क भी आपका मिल गया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद की वीडियो में हम आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।